इम्तिहानात की तैयारी और ज़रूरी मशवरे। जैसे ही इम्तिहानात का मरहला होता है, बिल्कुल इम्तिहानात क़रीब आ जाते हैं और हर तालिब इल्म ये कोशिश में रहता है कि वो अच्छे से अच्छे निशानात हासिल करें। और बाज़ लड़के और बाज़ लड़कियाँ ऐसे भी होते हैं जो साल भर तो कुछ भी नहीं करते हैं, ऐन वक्त में आकर जो है ना अच्छे भले लड़कों को जो है ना ख़राब करने की कोशिश करते हैं और उनसे जो है ना नोट्स हासिल करते हैं या फिर वापस नहीं करते हैं। इस तरह के ना मुख्तलिफ़ मरहले पेश आते हैं और एक अच्छे तालिब इल्म को चाहिए कि उसका एक एक लम्हा, उसकी ज़िंदगी का एक एक घंटा जना बहुत ही कीमती होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 24 घंटे लगाए हैं, किसी को 23.5 नहीं है, किसी को 24.5 नहीं है। और आपके अपने हाथों में है कि आप इस 24 घंटे का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। आप कितने घंटे सो रहे हैं, आप कितने घंटे कॉलेज जा रहे हैं और आप कितने घंटे जना आपकी दूसरी अपनी मसरूफियत कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। आप कॉलेज से वापस आने के बाद असर का वक्त होता है, आप असर की नमाज़ पढ़िए, थोड़ी देर खेल कूद कीजिए, आप थोड़ी देर जना आप जिम जाइए या फिर जना आप कुछ वर्जिश करिए या फिर आप तेज़ कदमों से चलिए, ताकि हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं कम से कम 5 दिनों में आपके जिस्म से जना पसीना निकलना चाहिए। फिर उसके बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़ लीजिए। आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सीधा जना किताबें ले लीजिए आप, और हर सब्जेक्ट आपके पास अहमियत का हामिल है और हर सब्जेक्ट अपनी जगह अहमियत रखता है। आप कम से कम जना 6 घंटे पढ़ना चाहिए। 24 घंटों के अंदर 6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। आप 6 घंटे नहीं पढ़े हैं तो कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना चाहिए। सुबह में 2 घंटे, सुबह में 2 घंटे पढ़े आप, फिर शाम में 2 घंटे पढ़ें। इस तरह से ना आप अपनी पढ़ाई को ना जारी रखिए और हर सब्जेक्ट अहमियत का हामिल होता है। आप देखिए कि आपके पास 2 गमले हैं, एक गमले में जो है ना कि एक पौधा लगे हुआ है, फिर एक गमले में और एक पौधा लगे हुआ है। एक गमला आपके घर के निचले हिस्से में रखे हुआ है और दूसरा गमला जो आपके छत के ऊपर है। तो आप एक गमले में जना एक पौधे को ना रोज़ाना पानी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आपको ख्याल आ रहा कि अरे एक ऊपर भी एक गमला रखे हुआ है, क्यों ना हम उसको जना एक 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं, एक बाल्टी उसको ले जाकर पानी डालेंगे। तो अब वो एक बाल्टी पानी डालने के बाद क्या वो फिर से हरा हो सकता है? यकीनन आपका जवाब ये होगा कि वो पौधा बिल्कुल हरा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पौधा जना पूरी तरह सुखड़ जाता है और पूरी तरह जना जल जाता है और फिर जना पूरी तरह जना हमारे काबिल नहीं होता है, ना फल देने के काबिल होता है, ना तो फूल देने के काबिल होता है। इस तरह तालिब इल्म के भी लिए जना ये वक्त जना इम्तिहानात का वक्त जना कि बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। आपका एक एक लम्हा कीमती होता है। आप एडमिशन जब लेते हैं तो क्यों ले रहे हैं? आप एडमिशन लेने का मकसद ये है कि आप पास होना चाह रहे हैं। आपके दिल में ये जहन में ये मंसूबा होता है कि आपको जना पास होना है बस। तो आप उसी दिन से फ़िक्र करिए कि मुझे किस तरह पास होना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मैं किस तरह से पढ़ सकता हूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ। पहले आपके अपने अज़ाइम होना चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि आप जो है ना क्या करना है, आपको मुस्तक़बिल के ख्वाब क्या हैं, मुस्तक़बिल में आप क्या बनने वाले हैं। आपके अपने हाथों में आपका मुक़द्दर नहीं है, ना तो आपके वालिदीन के हाथों में आपका मुक़द्दर है। मुक़द्दर है तो बस आपके अपने हाथों में है। वालिदीन तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरी बच्ची पढ़े, लेकिन जो है ना उस्ताद भी ये चाहते हैं कि उसका हर शागिर्द पढ़े, उसका हर शागिर्द आगे बढ़े। तो सबसे पहले खुशी जो इम्तिहानात का नतीजा आता है तो उस वक्त सबसे पहले खुशी आपको होती है, फिर दूसरी खुशी होती है आपके वालिदीन को होती है कि मेरा बच्चा पास हो गया, मेरी बच्ची पास हो गई है, और तीसरी खुशी जो होती है कि आपके अपने उस्ताद को होती है कि जो उस्ताद आपको पढ़ाए हैं, जो उस्ताद आपके साथ जना 1 साल का वक्त लगाए हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपको लेक्चर्स के दौरान में मुख्तलिफ़ नसीहत आमोज़ बातें कहें और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जना आपको मिसालों के ज़रिए आपको समझाया गया है और नोट्स दिए गए हैं, आपको जना इम्तिहानात का अहम पर्चा दिया गया है। ये सारे मराहिल से जना उस्ताद जो है ना आपको बाखूबी वाकिफ़ करवाते हैं। तो उस्ताद का मुकाम वालिदीन के बाद जना अगर किसी का मुकाम है तो वो उस्ताद का है। वालिदीन आपको दुनिया में लेकर आ रहे हैं, जबकि उस्ताद जना आपको ज़मीन से आसमान की जानिब ले जा रहे हैं। तो उस्ताद की आप कदर कीजिए, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बेहतरीन जो है ना असातिज़ाओं का इंतखाब करिए, आप उनके ज़ेर सरपरस्ती में आप मशवरे लीजिए, आप आइंदा के लिए भी जो है ना मशवरे लीजिए कि किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह जो है ना तालीम को जारी रखना चाहिए। आप तमाम मौज़ूआत पर जो है ना गौर व फिक्र करते हुए अपनी तालीम की सफ़र को जारी रखें। मुझे बात यहाँ पर याद आ रही है कि एक छोटा सा गाँव था, वहाँ पर जना 2 नौजवान बच्चे थे कि वो लोग जना मेहनत करते थे कि वो लोग जना एक शख्स के पास दोनों मिलकर जना कि मुलाजिमत करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग पास पैसे जमा हो जाते हैं। वो लोग जना उस शख्स के जना भैंसे चलाते हैं
तो एक दोस्त बोलता है कि यार अब हम कब तक इस तरह के भैंसे चलेंगे, अब हमको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है, बहुत ज़्यादा हमको मालूमात हो चुके हैं, हम भी तो खुद कुछ कारोबार कर सकते हैं। तो एक दोस्त ये कहता है कि अब हम जो है ना, आपके पास भी एक 50,000 रुपये जमा हो चुके हैं, मेरे पास भी एक 50,000 रुपये जमा हो चुके हैं, क्यों ना हम इन रुपयों से ना एक दो भैंसे ला लेंगे। दो भैंसे लाने के बाद फिर हम लोग जो है ना इस तरह दो के 4 हो जाएंगे, फिर 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग एक दूध डेयरी डाल देंगे, फिर उसके बाद में जो है ना हम लोग जो है ना अपना दूध घी वगैरह दूसरे फ़ॉरेन मुल्क वगैरह को भेजेंगे, अपने कारोबार को बढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास नौकर चाकर सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से ना अपने कारोबार को हम करेंगे। फिर एक दोस्त को जो ना अचानक दूसरे दिन फ़ोन आता है कि वो जो है ना शहर की जानिब चला जाता है। फिर उसके बाद अपनी जो कुछ भी उसकी मसरूफ़ियत होती है, मसरूफ़ियत के बाद जो है ना वो ये चाहता है कि अब क्यों ना जो ना गाँव का रुख जाकर क्या करेंगे, अब गांव में फिर वही जो ना सड़कें या फिर ना वही माहौल सारी चीज़ें हैं। अब इन पैसों से यहाँ पर भी तो कारोबार किया जा सकता है, तो उन पैसों से जो ना वहाँ पर वो कारोबार करने लगता है कि 2 भैंसे ले लेता है। फिर 2 भैंसा ले लेने के बाद जो है ना कि जिस तरह वो लोग बात किए थे, जिस तरह वो वादा किए थे कि वो 2 भैंसों से ना फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध निकालता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद में दूध बेचता है, फिर वो शहर जाकर बेचता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह जो ना भैंसा भरा हो जाते हैं। फिर उसके बाद नौकर चाकर सब कुछ हो जाता है। अब उसके पास कोई भी चीज़ की ना कमी महसूस नहीं होती है। अब उसके पास बंगला, घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ हो जाता है। उसको एक दिन ख्याल आता है कि काफ़ी अरसा हो चुका है कि हम क्यों ना जना गाँव की जानिब रुख करते हैं, गाँव जाकर आते हैं। तो अपनी गाड़ी में बैठ कर जना जब गाँव की जानिब जाता है, तो जब गाँव में पहुँचता है कि शाम का वक्त होता है, तो देखता है कि उसका दोस्त, जो उसका बचपन का दोस्त था, जो एक साथ जना भैंसे चराते थे, तो वो ये करता है, जैसे उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो अपनी ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी रोक दे। फिर वो शख्स जना उस गाड़ी से उतर जाता है, उतर कर जना अपने दोस्त के करीब जाता है और उसका लिबास, हुलिये को देखता है। देख कर ये कहता है कि अरे यार, तू तो बिल्कुल बदल गया है, तू क्या लीडर बन गया क्या? नहीं यार, मैं तो ऐसा कोई लीडर वगैरह नहीं बना। तुझे याद है कि आज से हम कुछ साल पहले जना हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग जना 2 भैंसे, तू 2 भैंसे लेगा और मैं 2 भैंसे लूँगा। फिर उसके बाद में ये 4 भैंसों से 8 हो जाएंगे, फिर उसके बाद में 8 से 12 हो जाएंगे, 12 से 16 हो जाएंगे, हम लोग कारोबार करेंगे। फिर जना दूध डेयरी डालेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे मकामात पर घी मक्खन वगैरह हम लोग भेजेंगे। तुझे याद है क्या? हाँ यार, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम दोनों मिलकर ये पंसूबा बनाया था, हम लोग दोनों मिलकर ये तय करे थे। तो इस तरह मैं शहर चले गया था, वहाँ पर मुझे काम वगैरह था। अब मुझे जना फिर अब गाँव आकर क्या फ़ायदा बोलकर मैंने उन पैसों से 2 भैंसे लिए, 2 भैंसों से फिर जना इस तरह मैं कारोबार करा। मेरे पास जना 2 से जना 4 हो गए, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह जना आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत फैल गए हैं। और ना सिर्फ अपने शहर में बल्कि जना दूसरे मुकामात पे जना मैं घी दूध वगैरह जना फ़ॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में भेजाता हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी उससे नफ़ा हासिल होता है। और मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ कि मेरे पास नौकर चाकर, घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ हो चुका है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये सारी बातें जना एक दोस्त कहता है, फिर दूसरा दोस्त इस पर कहता है कि यार, तू भी तो मेरे साथ सोचा था, तू भी तो मेरे साथ प्लान किया था, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तू अभी तक जना वही नौकरी कर रहा या फिर ना उसी तरह की ज़िंदगी गुजारा। हाँ यार, मैं भी तो सोचा था, मैं भी तो करा था, लेकिन मेरी बीवी बोली कि भैंसा मर गए तो क्या? तो क्या का कोई जवाब नहीं है, तो का कोई जवाब नहीं है। भैंसा मर गए तो भैंसा अगर मरने के रहते थे तो उसके भी मरते थे। अगर इस तरह की जना दोनों से ना गुफ्तगू होती है तो आपके पास प्लान होना चाहिए। अब बहुत बच्चे पढ़े ना, पास होते कि फेल होते कि आपके ना निगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। आपके जहन में जना एक प्लान होना चाहिए, एक मंसूबा होना चाहिए, तभी तो आप जना पढ़ सकते हैं, तभी तो जना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम्स बिल्कुल जब करीब आते हैं तो बच्चे रात भर पढ़ते हैं और फिर ना अब ये समझते हैं कि पूरा सारा हमारे दिमाग में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले से जना प्लान करना चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और रोज़ का रोज़ आपको जो लेक्चर समझा रहे हैं, जो लेक्चर्स आपको बोल रहे हैं कि आप उस पर जना अमल करना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जना आप कामयाब हो सकते हैं। और एक वक्त आता है कि आप जना मुकम्मल काबिल बन जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के। ऐन वक्त में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो कुछ भी करना है पहले से ना करना होता है, पढ़ना होता है। इस तरह जना जैसा कि आप सुबह में एग्ज़ाम है, कल सुबह में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो रात में बच्चे किताब ले लेकर बैठ जाते, रात भर किताब ले लेकर बैठ जाते। फिर उसके बाद में सुबह में एग्ज़ाम में जब आते हैं तो जमाई आने लगती है, नींद आने लगती है बच्चों को, क्योंकि वो रात भर पढ़े। अब फिर उसके बाद में जैसे ही सेंटर पे चले गए, आप कब तक पढ़े, आप कब तक पढ़े, क्या पढ़े, ये गुफ्तगू करते हैं।
तो ये गुफ्तगू करने का वक्त नहीं होता है। आपका जब भी एग्ज़ाम होता है, अब आपका जो एग्ज़ाम है, आपका 9 बजे से एग्ज़ाम है समझ जाइए, मान लीजिए, तो आप जो है ना इम्तिहान गाह सेंटर पर जो है ना 1 घंटे पहले आप जो है ना इम्तिहान गाह पर जो है ना पहुँच जाना चाहिए। और फिर रात में आप जो है ना जल्दी सो जाना चाहिए। तो जल्दी सोने से मुराद ये है कि आप जितना भी आप अब तक पढ़े हैं उस पर सारी चीज़ों पर एक बार यादा कर लेना चाहिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है। और आपकी राइटिंग का बहुत ही बड़ा अमल दखल है, तो आप राइटिंग पर अच्छी तवज्जो दीजिए। फिर उसके बाद सारी चीज़ें अपने साथ में ले जाइए और बिल्कुल जना सुकून के माहौल में आप सुबह में उठिए। उठने के बाद आप रात में 10-11 बजे अगर आप सो जाते हैं तो सुबह में यकीनन आपकी नींद खुद ब खुद होशियार हो जाती है। आप सुबह उठ जाइए, फजर की नमाज़ पढ़िए, फिर उसके बाद में आप जो कुछ भी पढ़े हैं उसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। और घर से जो ना 1 घंटा पहले सेंटर पर रहना है आपको, तो आप देख लीजिए आपका फासला कितना है, और 1 दिन पहले आप सेंटर जाकर देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें देख लेकर जो ना जब आप इम्तिहान गाह पर पहुंच जाते हैं तो आप किसी से गुफ्तगू मत करिए, आप अलग थलग बिल्कुल अलग रह जाइए। आप कहीं पर बैठ जाइए या फिर कहीं पर ठहर जाइए, और ठहरने के दौरान में अब तक आपको जो पढ़ाया गया है, अब तक आपको जो समझाया गया है, उन तमाम बातों को आप जहन में लाइए। अब उन तमाम बातों को याद करिए और उन तमाम सवालात को अपने जहन में महफूज रख लीजिए। आप अपना हॉल टिकट नंबर देख लीजिए कि आप कौन से रूम में आपकी जना सेंटर है, आप किस सेंटर पर जना आप बैठना है, आपको कौन सी सीट पर आपको जाकर बैठना है। तो ये जना बहुत ही अहम मरहला होता है। फिर उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो पेपर आपको दिया जाता है, क्वेश्चन पहले आंसर शीट जाता है, उसके बाद जो ना फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो आप उसको पूरी तरह एक बार पढ़ लीजिए, आप माइंड में सेट कर लीजिए कि आप कौन से सवालात को कर सकते हैं, सही तौर पर कर सकते हैं। तो आप पहले उन सवालात को हल कीजिए जो आप बासानी से कर सकते हैं, उसको आप टिक कर लीजिए कि आप ये सवालात बासानी से कर सकते हैं बग़ैर कोई सोचे समझे। तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ने के बाद जो ना लिखना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद में उन सवालात को हल कीजिए जो बासानी से कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अब आपके पास घड़ी रहना बेहद ज़रूरी है, आप घड़ी का इस्तेमाल कीजिए। तो उससे ये होता है कि आपको वक्त का अंदाज़ा होता है, क्योंकि आपको 3 घंटे एग्ज़ाम में लिखना है, 3 घंटे आपका पेपर पे आपको जना लिखना है, पेपर चलना चाहिए आपका, फिर दिमाग चलना चाहिए आपका, पेन चलना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर चलते हैं तो तभी आप जो है ना पेपर हल कर सकते हैं। तो आप सुकून से ना 3 घंटे आप बैठिए और फिर ना अच्छी तरह एग्ज़ाम लिखिए। फिर उसके बाद में एक भी जना आपका सवाल छूटने ना पाए, और आप इतना कुछ ना कुछ तो उसके मुतालिक लिखिए। और गैर ज़रूरी इम्तिहान हाल से बाहर ना निकले, क्योंकि आपके लिए आखिरी मरहला होता है। आप आखिरी मरहले में आप एक मरतबा पेपर को अच्छी तरह देख लीजिए कि कहीं आपका कोई सवाल ना छूट जाए, और कहीं 1 नंबर का ना छूट जाए, कहीं 2 नंबर का ना छूट जाए। और हर सवाल को टच कीजिए आप। अगर आपको 4 नंबर का अगर कोई सवाल है तो आप उसको 4 नंबर की जगह आपको 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर की जगह 1 नंबर तो आएगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो लिखिए। क्योंकि जो मुमतहिन होता है, जो जांचने वाला होता है, उसको अंदाज़ा हो कि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ जो है ना सलाहियतें ज़रूर रखते हैं। फिर जैसे ही आप इस तरह मुकम्मल एग्ज़ाम कर लिख चुके होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स आपके जब हो जाते हैं तो आप नमाज़ों की पाबंदी करिए। और फिर उसके साथ साथ आपके पास वक्त होता है, आप कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाइए, आप स्पोकन इंग्लिश के लिए जाइए, आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और अपना वक्त जो ना समाज के लिए निकालिए। आप एक समाज में बेहतरी ला सकते हैं, आप एक समाज में सुधार ला सकते हैं। और इम्तिहान के बाद आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करें, और फिर रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास 2-3 महीने का वक्फ़ा होता है। उस दौरान में आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अब आपकी ज़िंदगी यहाँ पर एक मोड़ लेने वाली है, आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो आप इंटरमीडिएट के बाद अब आपको क्या करना है, आप किस जानिब अपने आप को मोड़ना चाह रहे हैं। आप इंटरमीडिएट के बाद ऐसे कोर्स का इंतखाब करें जो आपके लिए जना कारआमद फ़ायदा हो, कारआमद साबित हो, और ऐसे कोर्स का इंतखाब करें जो ना सिर्फ आपको हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी आपको रोज़गार फराहम कर सके। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें, और कोर्स का इंतखाब करने से पहले उस बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल कर लीजिए। आज का जो दौर है, गूगल का दौर है, फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, आपको सारी सहूलतें उस पर मौजूद हैं। लेकिन आप बशर्ते कि जनाब पहले आप कामयाबी की तरफ मुतवज्जो होइए। जैसे आप कामयाब हो जाते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों की तरफ फिर उसके बाद आपका रुझान होना चाहिए। और आपके पास एमसेट की तैयारी कर सकते हैं, आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, आप टीटीसी की तैयारी कर सकते हैं, आप दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं।
ये सब कुछ आप उसी वक्त कर सकते हैं जबकि आपके इंटरमीडिएट का परसेंटेज अच्छा हो। आपको कॉलेजेस वाले बुलाते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस से आपको जो ना कॉल्स आते हैं कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि आप अच्छी तरह पेपर लिखते हैं, पर्चे को हल कर सकते हैं। और ख़ुद एतमादी आपके अंदर बेहद ज़रूरी है। आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप जो ना कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब आपके अपने हाथों में है, ना तो आपके असातिज़ाओं के हाथ में है, ना तो अपने पेरेंट्स के हाथ में है। तो आप ज़िंदगी बनाना, आपका फ्यूचर बनाना सब आपके हाथों में है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि काश कि आप ज़िंदगी के मैदान में डट जाते, काश कि आप ज़िंदगी के मैदान में डट जाते, हादसों में इतना दम कहाँ कि वो रास्ते से हट जाते। तो आप स्ट्रगल करिए, जो आप स्ट्रगल करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा और आने वाला कल आपके लिए रोशन होगा। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सभी के साथ हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।